नमस्कार, आदाब, उमैर आज़मी स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का। इस वक्त हम आज़मगढ़ के फूलपुर में मौजूद हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय उलमा कौंसिल के राष्ट्रीय प्रवक्ता तलहा रिशादी साहब और उसी के साथ ही साथ जो है फूलपुर से महाप्रधान पद के उम्मीदवार हाजी रिजवान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो राष्ट्रीय उलमा कौंसिल पार्टी से इस बार महाप्रधानी का इलेक्शन जो चुनाव है वो फूलपुर की सीट से लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं चुनाव इलेक्शन से पहले भी आज़मगढ़ में तमाम जो सियासी पार्टियां रही हैं, चाहे वो राष्ट्रीय उलमा कौंसिल हो, उसके भी तमाम कैंडिडेट मैदान में नज़र आ रहे हैं और उसी के साथ ही साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के भी जो कैंडिडेट हैं वो अलग अलग सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। आज हम बातचीत करते हैं राष्ट्रीय उलमा कौंसिल के राष्ट्रीय प्रवक्ता तलहा रिशादी साहब से। तलहा जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि आज़मगढ़ की जो 84 सीटें हैं, तो क्या 84 सीटों पे आपकी पार्टी कैंडिडेट लड़ा रही है? देखिए, हमारी कोशिश ये है कि हम क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मेंटेन करने का हमारा इरादा है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन सीटों पे लड़ाया जाए जहां हम मजबूती से चुनाव लड़ सकते हैं और सीटें जीत सकते हैं। तो फ़िलहाल तो हमारा फोकस यही है, पर चूँकि आज़मगढ़ ग्रास ज़िला है तो ये भी कहीं ना कहीं है कि हमें हर सीट पर तकरीबन प्रत्याशी मिल रहे हैं, तो एक बड़ी तादाद पर चुनाव लड़ाया जाएगा। जी, फिर भी अभी तक कुछ कंफर्म है कि 84 सीटों पे कितने कैंडिडेट हैं आपके? अभी देखिए, अभी आरक्षण पे हाईकोर्ट से स्टे लग गया, तो अभी तमाम चीज़ें, अभी पूरा चुनावी प्रक्रिया ही क्लियर नहीं हो पाई है। तो अभी से ये कह देना कि किस किस सीट पे कौन कौन कैंडिडेट है और कितना है, तो ये तो बहुत वक्त से पहले की बात हो जाएगी। जी जी। और दूसरी चीज़ हम ये जानना चाह रहे हैं तलहा जी, जिस हिसाब से अभी वसीम रिजवी का जो मामला आप देखे होंगे, सुने भी होंगे कि 26 आयतें कुरान से निकालने की बात कर रहे हैं, तो इस तरीके के बयान। देखिए, ये मैं तो अपनी ज़बान से नाम भी नहीं लेना चाहता। एक जानवर है जिसका नाम हमारे यहाँ लोगों में ये मानना है कि उसका नाम नहीं लेना चाहिए। वो लानती जानवर है, वो भी एक मलून है, वो उससे भी गया गुजरा है। और मैं समझता हूँ उसके टॉपिक पे बात करके हम ना सिर्फ वक्त बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि उसने ये सब कुछ तमाशा सिर्फ इसलिए किया है कि उसे हाईलाइट हो सके, वो पब्लिसिटी मिले, पब्लिसिटी स्टंट है। तो उसके ऊपर अपनी गालियों को भी बर्बाद करके अपना वक्त बर्बाद करना और उसे मुफ्त की पब्लिसिटी देना है। तो हमें देखिए, ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में अभी उन्होंने एक पिटीशन दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी उस पिटीशन को एक्सेप्ट भी नहीं किया। अमूमन इससे पहले कुछ लोगों ने कोशिश की इस तरह की पिटीशन दाखिल करने की, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने इसे खारिज किया। इससे पहले जो इस तरह के इंस्टेंस हुए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें भी इसमें है ही नहीं कि इस पिटीशन को ये कबूल करने के लायक भी नहीं है, तो प्राइमरी स्टेज पे ही इसे रिजेक्ट कर देना चाहिए। मैं इस चीज़ की उम्मीद करता हूं और इसीलिए मैं ये कहूँगा कि चूँकि ये मामला कानूनी है, तो हमें अगर कुछ करना भी है उसके ख़िलाफ़ तो उसकी कानूनी कार्रवाई की जाए, उसके ख़िलाफ़ ज़्यादा से ज़्यादा FIR करवाई जाए। हम लोग भी इसकी कानूनी चारागोई कर रहे हैं, इस पर कानूनी पहलू को समझ रहे हैं। 295A में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना, ये IPC की 295A में FIR हो सकती है और 153A है, इस तरह की धाराओं में FIR हो सकती है। तो अगर आपको कुछ करना भी है तो कानूनी कार्रवाई की जाए, बिला जो इस पर गालियाँ देकर, इसे हाईलाइट करके, इसे अपनी ज़बान और अपनी तहरीरों में इसको मौका देकर हम बिला वजह जो उसका मकसद है उसे पूरा कर रहे हैं। तो एक मलून है, उसका नाम लेना भी मैं ज़बान से मुनासिब नहीं समझता। और कुरान की जहाँ तक बात हुई, उसे हिफाजत करने की बात हुई, तो वो ता क़यामत वो अल्लाह की किताब है। वो कहा गया पूरी दुनिया की ताकत एक तरफ हो जाए, उसके बावजूद कुरान के एक नुक्ते को भी इधर से उधर नहीं कर सकती। और आज दुनिया में करोड़ों हिफ़ाज़ किराम मौजूद हैं, हाफिज़ मौजूद हैं, जिनके दिलों में कुरान बसता है। तुम लोगों को बदल सकते हो, तुम कागज़ रोक सकते हो, तुम दिलों को कहाँ से बदल सकते हो? तो वो अल्लाह की किताब है, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ख़ुद ली है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसके लिए ख़ुद कादिर है। जी, और जो आखिरी सवाल तलहा जी आपसे हमारा ये है, क्योंकि आपकी जो राष्ट्रीय उलमा कौंसिल जो पार्टी रही है वो आज़मगढ़ के लोगों का कहना है जब आज़मगढ़ को कलंकित किया जा रहा था और इसकी जो असली शनाख्त थी, इसका जो नामो नमूद पूरी दुनिया में था, उसे कहीं ना कहीं गुमराह किया जाता था, लोगों के सामने एक दूसरा मुजस्समा पेश किया जाता था। तो आपकी पार्टी का उन दिनों विलय हुआ और आज़मगढ़ से इसका वर्चस्व काफ़ी मजबूत रहा। आज पूरे हिंदुस्तान में आपकी पार्टी जानी जाती है। तो योगी सरकार का हाल ही में एक फ़ैसला आया है कि जो धार्मिक स्थल सड़कों के किनारे हैं उनको हटाया जाएगा अतिक्रमण के नाम पे, तो ये कहाँ तक सही है फैसला? देखिए, एक तो दो बातें हो गई। जहाँ तक वो धार्मिक स्थलों की बात है, सड़कों पे, तो ये तो हमारा इस्लाम, हमारा मज़हब खुद कहता है कि आप मस्जिद किसी की कब्ज़े की ज़मीन पर बना नहीं सकते, वो चाहे किसी की ज़ाती ज़मीन हो, चाहे हुकूमत की ज़मीन हो। तो वो तो हमारा मज़हब इस चीज़ को लेकर खुद ही बिल्कुल साफ़ है। तो अगर इस तरह की कहीं धार्मिक स्थल जो किसी अवैध निर्माण है,
तो वो कानूनी मज़हब की खुद इसमें क्लियर है कि आप कब्ज़े की ज़मीन पर या किसी की ज़बरदस्ती किसी की ज़मीन पर या किसी गलत ज़मीन पर आप मस्जिद का वही नहीं कर सकते, निर्माण ही नहीं कर सकते। तो उस फैसले को कोई गलत सही में आंकना वो नहीं है। ठीक है, सरकार हुकूमत में जब आप बैठे रहते हैं, अगर ये उन्होंने एक सेकुलर नज़रिए से वो किया तो हुकूमत तो सेकुलर होती है, तो एक बेहतर फैसला है। और अगर अब देखिए उसका इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन में क्या होता है। अगर पक्षपात करेंगे तो मजबूती से उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी। अगर अवैध निर्माण हो रहा है तो जो भी अवैध निर्माण है धार्मिक स्थल का, सबका बराबरी से उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और कोई पक्षपात होगा तो हम लोग उसके खिलाफ मजबूती से आवाज़ उठाएंगे। दूसरी बात रही उलमा काउंसिल की। आप जानते हैं उलमा काउंसिल आजमगढ़ और जौनपुर ख़ास तौर पे इन दो ज़िलों के नौजवानों ने, बुज़ुर्गों ने, माओं ने, बहनों ने अपने खून पसीने से एक करके इस तहरीक को खड़ा किया है। ये कोई सियासी दल नहीं था जो कुछ लोगों ने मिलकर राजनीति के लिए बनाया, ये एक तहरीक थी, एक आंदोलन थी, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह एक तहरीक और आंदोलन के रूप में काम कर रही है। मजबूती से उलमा काउंसिल का कारवा बढ़ रहा है। 14 स्टेट में आज उलमा काउंसिल है। आज हम लोग यहाँ फूलपुर आए हुए थे, हमारे जो महाप्रधान पद के प्रत्याशी हैं हाजी रिजवान साहब, आप देख सकते हैं, आप लोगों का यहाँ पे भी देख लीजिए, लोगों का एक जमे गफ़ीर मौजूद है। और पूरे क्षेत्र में आप इंडिपेंडेंट सर्वे करके देख सकते हैं कि आज लोगों का प्यार, उनका सहयोग, उनका साथ मजबूती से रिजवान साहब के साथ है, और ये सीट इंशाल्लाह हम लोग मजबूती से जीते। बिल्कुल, तलहा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बड़ा मजमा जो है वो पार्टी के कार्यकर्ताओं का और जो पदाधिकारी हैं वो साथ में मौजूद हैं। तलहा जी, एक सवाल और हम आपसे करेंगे। जिस हिसाब से आप ये जो ज़िला पंचायत सदस्य का चुनाव है, आप अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं, तो हाल ही में 2022 जो इलेक्शन है, कहीं ओवैसी जी भी अपनी सियासी ज़मीन जो है मजबूत कर रहे हैं, तो आप भी उतारेंगे अपनी कैंडिडेट? भाई बिल्कुल, ये तो हमारा गिरा ज़मीन है और लोकतंत्र है, जमहूरियत है, इसमें सबको हक़ हासिल है आने का। एक चीज़ है ये कि देखिए, ये बात हम लोग लगातार कर रहे हैं, लगातार उलमा काउंसिल इस नज़रिए के, हमारे जो कायदीन हैं वो इस नज़रिए के हैं कि इत्तेहाद होना चाहिए। जो लाइक माइंडेड पार्टीज़ हैं, जो सामान्य विचारधारा के दल हैं, उनके बीच एक साथ उनको एक गठबंधन होना चाहिए, साथ आना चाहिए। उसके लिए हमारे कौमी सदर ने 2019 में तमाम खतूत भी लिखे थे जो तमाम मुस्लिम बेस्ड पार्टियाँ हैं उनको, और आज भी हमारा वही नज़रिया है। हमारी कोशिश ये है कि हम सबको एक आना चाहिए, क्योंकि आवाम की दिल की ये बात है कि जो भी मिली क़यादतें हैं, ख़ास तौर पे जो भी सेकुलर क़यादतें हैं, बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए वक्त की ये अहम ज़रूरत है कि तमाम इस तरह के दलों को एक साथ आना चाहिए। वो चाहे ओवैसी साहब हों, वो चाहे दूसरे और दीगर दल हों, सबको साथ आना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए। और ये बात ओवैसी साहब को भी समझना चाहिए। वो दूसरे प्रदेश से आए हैं तो यहाँ की बुनियादी चीज़ों को शायद वो अभी उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। ये बात को समझना होगा सभी लोगों को, और हम लोग इसीलिए बहुत साफ तौर पे हमने कहा कि गठबंधन को लेकर राष्ट्रीय उलमा काउंसिल पूरे तौर पर खुली हुई है। हम साथ में जो भी इस तरह के दल हैं, लाइक माइंडेड हैं, सामान्य विचारधारा के हैं, जो बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना चाहते हैं, जो सांप्रदायिक शक्तियों को सत्ता में आने से रोकना चाहते हैं, हम उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं, उनके साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं, वो कोई भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया तलहा रिशादी साहब। इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय प्रवक्ता तलहा रिशादी साहब मौजूद थे, जिनसे हमारी ख़ास और तफसीलन गुफ्तगू हो रही थी कई मौजू पर। आइए अब हमारे साथ मौजूद हैं हाजी रिजवान साहब, जो फूलपुर से प्रत्याशी हैं। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो हाजी रिजवान साहब, हम ये जानना चाह रहे हैं कि पहले तो आप महाप्रधानी पद के उम्मीदवार हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल से ही चुनाव लड़ना आपने क्यों तय किया? देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी ये कह चुका हूँ कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल से जो हमने चुनाव लड़ने का फ़ैसला किया, पहले दिन से, जिस दिन से राष्ट्रीय उलमा काउंसिल बनी, हमने उस दिन से तन मन धन के साथ लग के उस पार्टी के साथ रह के लोगों के बीच में जाके अपना काम किया। और जो हमारी पार्टी का फ़ैसला था, जो उनका उद्देश्य था कि हम हिंदू मुस्लिम साथ लेके चलेंगे, और एक साफ़ सुथरी छवि की वजह से हम ये पार्टी ज्वाइन किए थे कि हम लोगों के बीच में रह के, हमारी पार्टी ये चाहती थी कि लोगों के बीच में रह के हम एक अच्छी सियासत करें, भेदभाव, जात बिरादरी ये सब से दूर हट के एक अच्छी राजनीति की जाए, एक अच्छे जो है यहाँ से सियासतदान को आगे लाया जाए। जी, आपके सर मंसूबे क्या हैं कि इस इस इलेक्शन को अगर आप जीत जाते हैं तो उसके आगे क्या आपके ख्याल होंगे, और इस क्षेत्र को लेकर के क्या सोचते हैं आप? देखिए, यहाँ चुनाव लड़ने का मंसूबा मेरा ये है कि मेरी पार्टी के हिसाब से लोगों ने मुझे, मेरे अध्यक्ष जी ने, मेरे जो तलहा रिशादी साहब हैं वो, और हमारे जो है जितने भी पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने ये मशवरा किया, और मशवरा करने के बाद जो मुझको यहाँ फूलपुर क्षेत्र पंचायत से लड़ने का मौका दिया है, तो उस पर इंशाल्लाह मैं खड़ा रहूँगा। और दूसरी चीज़ ये है कि उन लोगों की उम्मीद, जो यहाँ के परेशान लोग हैं, उन लोगों की जो उम्मीद मुझसे जुड़ी है, उस उम्मीद पे रह के उनकी उम्मीद को कायम रखने के लिए मैं इसलिए यहाँ से आया हूँ कि
कि उनकी उम्मीद पे रहूं और कायम रहूं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं ठाकुर अनिल सिंह जी, आज इनसे भी हम बातचीत करते हैं। जो 22 का इलेक्शन है उसके बारे में भी बातचीत होगी, और जो आज जो सियासत हो रही है, धर्म से कनेक्टेड सियासत जो है, उसके बारे में भी हम बातचीत करते हैं। स्वागत है अनिल सिंह जी आपका। जी। जो ये राम और रहमान के नाम पे जो सियासत हो रही है, जबकि गंगा जमनी तहजीब यहाँ की जानी और पहचानी जाती है उत्तर प्रदेश में, और तमाम चीज़ें हैं, आप लोग भी कहते हैं हर मंचों से कि हमें हमेशा एकता की बात करते हैं, तो फिर आखिर वो कौन से लोग हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं और इख्तिलाफ पैदा करते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये हमारा देश जो है, हर धर्म के लोग इस देश में रहते हैं, और पहले से कहा गया है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग जिस देश में रह रहे हैं, यहाँ सभी लोगों को, हमारा संविधान भी कहता है कि अपने अपने धर्म को मानने के लिए संविधान हमारा कहता है। लेकिन ये जो कुछ खुरापाती तत्व के लोग हैं, जो जातिवाद, धर्मवाद, मजहबवाद करके जो है इस देश में हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम करते हैं, अदर बिरादरियों को लड़ाने का काम करते हैं, तो ये तो कुछ खुरापाती तत्व के लोग हैं जो राजनीति करके जो है देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। और राष्ट्रीय उलमा काउंसिल जिस दिन से बनी है, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का पहले दिन से ये वादा है कि हम हिंदू मुसलमान को आपस में बंटने नहीं देंगे। हिंदू मुसलमान, सिख, ईसाई हम सभी लोग भाई भाई हैं। जो एक खाई दूरी पैदा की जा रही है, इस दूरी को पाटने का काम राष्ट्रीय उलमा काउंसिल कर रही है, और शुरू दिन से राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के साथ मैं लग करके और पूरे प्रदेश में जाता हूँ, घूमता हूँ, बात करता हूँ, और उस तरह का राष्ट्रीय उलमा काउंसिल को प्यार, मोहब्बत और जनता का सहयोग मिल रहा है कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल अगर आएगी सामने तो ये हिंदू मुसलमान का विवाद जो है ये खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और भी तमाम लोग हमसे बातचीत करने के लिए। क्या नाम है? मनीराम गौतम सर मेरा नाम है। जी सर। ये बताइए, अभी जो हाल ही में आपके कैंडिडेट हैं आपकी पार्टी के, हाजी रिजवान साहब, जी जो फूलपुर की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, महाप्रधानी पद के उम्मीदवार हैं, तो मतलब इतना बेहतर रिस्पांस देखा जा सकता है क्योंकि सैकड़ों का मजमा है साथ में उनके, तो क्या लगता है कि तस्वीरें बदलेंगी आने वाले दिनों में? एकदम सर, मुझे पूरा 100% उम्मीद है कि तस्वीरें बदल सकती है। यहाँ के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के सहयोग से बिल्कुल तस्वीरें बदल सकती है, या मुझे पूरा भरोसा है। क्योंकि इसके पहले मैंने 2010 में यहाँ से मैं राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का प्रत्याशी रह चुका हूँ। उस समय सुरक्षित सीट थी, मैंने बहुत कम वोटों से यहाँ से चुनाव हारा हूँ। इसलिए ये मुझे लगता है कि मैं तो थोड़ा सा, मेरा क्षेत्र अरौला जिला पंचायत पड़ता है, कि जो मैं अरौला जिला पंचायत से भी मैं जिला पंचायत क्षेत्र का प्रत्याशी के रूप में चल रहा हूँ। अभी हालांकि पार्टी ने मुझे इसके लिए नहीं निर्देश दिया है, लेकिन चल रहा हूँ, तैयारी में हूँ। तो 2010 में जो यहाँ से मैं चुनाव लड़ा था, तो पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन था कि 4 कोस की दूरी से आकर के यहाँ चुनाव लड़ा और बहुत कम वोटों से हारा हूँ। तो इसलिए मैं ये जानता हूँ कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का ये गढ़ है फूलपुर विधानसभा, और यहाँ पर राष्ट्रीय उलमा काउंसिल जरूर तस्वीरों को बदल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। यहाँ पे तमाम लोग थे जिनसे हमारी ख़ास और तफसीलन गुफ्तगू हो रही थी। तलहा रिशादी साहब जो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनसे भी हमने ख़ास बातचीत की है। उन्होंने अपनी बातों में ख़ास तौर पर ये कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब हों या देश में जो भी राजनीतिक दल हों जो भाजपा को और नफ़रतों को मिटाने का काम करेंगे, हम उनसे हाथ मिलाने के लिए हर वक्त तैयार हैं। लेकिन ये अलग बात है कि जो सियासी पेचोखम हैं वो अलग ही तस्वीर कुछ दर्शाते हैं। और जो हाजी रिजवान साहब भी थे, उनसे भी हमारी ख़ास बातचीत हो रही थी, तो इनके भी जो ख्यालात हैं, ये जो क्षेत्र है फूलपुर का, उसकी तस्वीर जो है काफ़ी बदहाली, और यहाँ पे सड़कों की समस्या सबसे ज़्यादा है क्योंकि आज़मगढ़ एक ऐसा ज़िला है जिसे सिर्फ बदनाम ही किया गया। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ के जो सांसद और या विधायक भी होते हैं वो सिर्फ जनता के हाथों आश्वासन ही भेजते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई विकास हुआ नहीं है। अगर आप धरातल पे आके देखेंगे तो आज़मगढ़ में ऐसा कुछ भी डेवलप नहीं हुआ। आज़मगढ़ में आप एक यूनिवर्सिटी नहीं पा पाएंगे। लेकिन ये बता दें कि इस वक्त हम कैफी के गढ़ आज़मगढ़ में मौजूद थे। कैमरामैन इरफान अहमद के साथ उमैर आज़मी।